नमस्कार, आप देख रहे हैं चुने न्यूज। में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं श्रावस्ती से खबर के साथ, जहां नहर से एक महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान रुखसार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के बाद महिला नहर में कूद गई थी। पुलिस और रेस्क्यू टीम को 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद करने में सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक महिला का अपने पति से मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद वे घर से निकल गई और सरयू नहर की ओर चली गई। इसके बाद से उसको कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने तलाश शुरू की है, लेकिन नहर में तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किलें आई हैं। लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार महिला का शव नहर से बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर दिन दहाड़े डकैती डालने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के सामान बरामद किए हैं और इसी के साथ चोरी के गहने और नकदी भी मिली है। नए साल के स्वागत में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पार्क पर्यटकों से गुलजार है। ठहरने की सभी व्यवस्थाएं पहले ही फुल हो चुकी हैं, जबकि जंगल सफारी की बुकिंग भी पूरी तरह भर गई है। प्रदूषण और शहरी भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से सैलानी दुधवा पहुंच रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के अनुसार इस बार नए साल पर पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पार्क के सभी हट और रेस्ट हाउस और सफारी वाहन एडवांस बुकिंग से भरे हुए हैं। दुधवा नेशनल पार्क अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है और ठंड के मौसम में हरे भरे घास के मैदान और घने जंगल पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। सैलानी जिप्सी सफारी, हाथी सफारी और प्रकृति भ्रमण का भरपूर आनंद ले रहे हैं। पार्क प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये सेलिब्रेट करने नोएडा से आए हैं। वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा नेचर के करीब आना था। यहाँ पे जीव जंतु भी बहुत सारे दिखते हैं, मेनली तो शेर, टाइगर और बाकी क्रोकोडाइल, ये सब दिख रहे हैं। झील, झरने, नदी, यही सब नेचर के नज़दीक आना था। मेन वही पर्पज था। अच्छा लगा यहाँ आके। कितनी बार आए हैं आप? मैं तो यहाँ पे आते रहता हूँ। एक्चुअली हमारे नोएडा में और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, तो हमें थोड़ा नेचर्स को भी ये करना था, एक्सप्लोर करना था। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे आए। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रीदिंग इशू नहीं है, फ्रेश लग रहा है। और अभी नए साल की हमने तैयारी किया है। हमने बॉन फायर वगैरह करेंगे। हम सफारी जंगल घूमने वाले शेर। तो यहाँ पहुँचे हैं, कल एंजॉय किया है। निर्वाणा रिट्रीट में रुके थे, कल हो गया दिवस मनाने। आज दुधवा रिजर्व जा रहे हैं, दिखते हैं टाइगर में, दिखते हैं नहीं दिखते हैं। क्या न्यू ईयर सेलिब्रेट का? अच्छा सेलिब्रेट, उसके बाद रात में पार्टी का प्रोग्राम है। अच्छा, इससे पहले आए? इससे पहले तो कभी यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा, क्या देखने को मिल सकता है? आपको क्या सोच रहे हैं, क्या मिलेगा? तो है कि टाइगर दिखे और एलिफेंट, बाकी देखते हैं दिखते हैं। और हम अभी सफारी के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। टाइगर दिखे, एलिफेंट दिखे, तो होप कि हमें देखने को मिलेगा। न्यू ईयर को लेकर क्या? न्यू ईयर के लेके भी मैं एक्साइटेड है। अच्छा, दुधवा आने का मेन मकसद क्या है? भाई सफारी के लिए हम मेनली आए हैं यहाँ पे। हमें सुना है काफ़ी कि यहाँ पे सफारी काफ़ी अच्छी होती है। टाइगर वगैरह, लॉयन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सी कि हमें भी देखने को मिले ये सब। मेरठ से अब खबर, जहां मेरठ के मेहरौली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव आम के पेड़ से लटका मिला। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के इंटौजा इलाके में नहर कटने से किसानों की फसल पानी में डूब गई है। नहर कटने के चलते पानी अनियंत्रित होकर खेतों में भर गया है, जिससे दर्जनों किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरीके से डूब गई हैं। इस घटना से क्षेत्र में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से नहर को बांधकर पानी को रोका है।
तो किसानों का आरोप है कि गांव के लगभग 25 किसानों की लगभग 60 बीघा फसल इस पानी में डूब गई है। इस नुकसान के लिए नहर विभाग जिम्मेदार है और किसानों को इसकी भरपाई की जाए। किसानों का कहना है कि फसल कटाई के समय यह हादसा होने से उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। घटना के बाद इलाके में किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल मुआवजा देने और नहर काटने के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते नहर की मरम्मत की जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो देखिए, किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जहां नहर टूटने की वजह से किसानों की जो फसलें थी वो बर्बाद इसलिए हो गई क्योंकि नहर का पानी इनके खेतों तक पहुंच गया, इनकी फसलों तक पहुंच गया और इस वजह से इनकी फसलें किसानों की नष्ट हुई हैं और आर्थिक नुकसान देखिए हुआ है किसानों को। 25 किसानों की लगभग 60 बीघा जो जमीन है वो प्रभावित हो गई है और इसी वजह से किसानों ने ये आरोप लगाया है प्रशासन पर कि लापरवाही बरती गई और ये ध्यान नहीं रखा गया कि हमारी खेती भी है और नहर को काटा गया जिसके चलते उनकी फसलें नष्ट हुई हैं। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग महिला की जान चली गई। एक आवासीय बिल्डिंग की पार्किंग में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और बिल्डिंग के अन्य फ्लोर तक फैल गई। इस आग में पार्किंग में खड़ी 2 कारें और 7 बाइक जलकर पूरी तरीके खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक आग पार्किंग एरिया में लगी है, जहां आग तेजी से फैलती हुई ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गई, जिससे बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। धुएं और लपटों से घबराकर लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। इस दौरान पड़ोसियों ने भी लोगों की मदद की। हादसे के समय 3rd फ्लोर पर रहने वाले परिवार आग में फंस गए थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने दीवार तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं 2nd फ्लोर पर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला आग और धुएं की चपेट में आ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये शाहीन बाग ठोकर नंबर 6 है। ई ब्लॉक का एरिया है। ये E50 में ये आग लगी है। E50 में पार्किंग से आग स्टार्ट हुई है। ये पार्किंग में 2 कार्स खड़ी थी, 6-7 बाइकें खड़ी हुई थी, जिनमें ये आग लगी है, जहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ से आग बहुत तेजी से लग गई है। गाड़ियां बहुत सारी थी, इस वजह से उसका फ्यूल और सीएनजी की वजह से बहुत तेजी में आग जो है पूरी बिल्डिंग में शाफ्ट के जरिए और जीने के जरिए पहुंच गई। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां राजस्थान में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। जहां टोंक में 150 किलो अमोनिया नाइट्रेट जब्त किया गया है। यूरिया खाद के कट्टों में छिपा कर रखा था विस्फोटक। तो राजस्थान में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। यूरिया खाद के कट्टों में छिपा कर बताया जा रहा है कि यह विस्फोटक ले जाया जा रहा था। और देखिए, राजस्थान के टोंक जिले में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विस्फोटकों की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने एक कार से करीब 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है, जिसे यूरिया खाद के कट्टों में छिपा कर ले जाया जा रहा था। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को इसके अलावा 200 खतरनाक एक्सप्लोसिव, कॉर्ट्रिज और सेफ्टी फ्यूज वायर के 6 बंडल भी मिले हैं। प्रत्येक बंडल में लगभग 183 मीटर वायर थी और इस तरह कुल मिलाकर करीब 1100 मीटर से ज्यादा फ्यूज वायर जब्त की गई हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने बूंदी जिले के रहने वाले सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कार में विस्फोटक सामग्री लेकर बूंदी से टोंक सप्लाई करने जा रहे थे। तो देखिए, बड़ी साजिश नाकाम हो गई है, जहां कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। नए साल के अवसर पर लखनऊ में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के संकल्प के साथ भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया है। इस पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर
रखकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रति जागरूक करना रहा। पदयात्रा की शुरुआत शहीद स्मारक से हुई है और ये गांधी प्रतिमा तक निकाली गई है। पदयात्रा का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किया। उनके साथ कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में नशा मुक्त युवा फॉर भारत के बैनर और पोस्टर लेकर नशे के खिलाफ संदेश दिया। रास्ते भर नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के नारे गूंजते रहे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और यदि युवा नशा मुक्त होंगे तभी भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित होगा। तो उन्होंने युवाओं से नशे में दूरी बनाने और समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की है। पदयात्रा के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया है कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार और समाज को भी कमजोर करता है। आयोजन में शामिल लोगों ने नए साल में नशा मुक्त जीवन अपनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया है। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ तौर पर कहना है, विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं को नशे से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने संकल्प किया नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत 2047 तक बनाना है। उसी के तहत आज नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तत्वाधान में लखनऊ के शहीद स्मारक से माननीय विधायक मोहनलालगंज अमरीश रावत जी, माननीय विधायक मलियाबाद जयदेवी कौशलपुर के नेतृत्व में आज लखनऊ में सूर्यनगर विधानसभा क्षेत्र, मलियाबाद, मोहनलालगंज, बीकेटी और सिधौली विधानसभा क्षेत्र के अलावा सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, आपके फतेहपुर, कुछ लोग हरियाणा से भी, अन्य जगह से भी आए हैं। पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। एक नशा मुक्त पदयात्रा निकालने का काम किया गया है कि ये सन 2025 खत्म हो रहा है। नए साल में लोग अपने जो इष्ट देव हैं उनके पास जाए, तीर्थ स्थल पे जाए। भारत आज से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत ऐसे समय में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है जब अमेरिकी टैरिफ नीति ने भारत, चीन और रूस जैसे विश्व के शक्तिशाली देशों को और करीब ला दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिक्स सहयोगी कृषि क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ा रहे हैं और इतना ही नहीं, खाद्यान्न की भविष्य की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं और एक मजबूत नीति तैयार की जा रही है। तो भारत आज से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और देखिए, ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करने के पीछे बड़े संकेत, बड़े मायने समझे जा रहे हैं, जहां भारत लगातार अपनी जो भूमिका है उसको और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता हुआ आने वाले समय में नजर आएगा। और इसी के लिए देखिए, आज से क्योंकि अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत, तो ये अपने आप में खास समझा जा रहा है और इस दिशा में ये बड़ा कदम, जहां भारत ऐसे समय में अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है जब अमेरिकी टैरिफ नीति ने भारत, चीन और रूस जैसे विश्व के शक्तिशाली देशों को और करीब ला दिया है। और रिपोर्ट के अनुसार ब्रिक्स सहयोगी कृषि क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ा रहे हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या मायने इसके, क्योंकि अब देखिए भारत ब्रिक्स देश की अध्यक्षता जो है, ब्रिक्स की माफ कीजिएगा, अध्यक्षता ग्रहण करता हुआ नजर आएगा। क्या इसके मायने समझे जा रहे हैं और किस तरीके से देश जो है प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज 1 जनवरी है और 2026 यानी नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज से ही भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता को कर संभालने वाला है और वो भी उस वक्त जब वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने सीधे तौर पर ब्रिक्स देशों के को लेकर के टैरिफ बढ़ाने की बात का ऐलान कर दिया है। अब इस बात को पहले समझना होगा कि आखिर ये ब्रिक्स क्या है। 11 देशों को के जरिए मिलाकर के एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को ब्रिक्स कहते हैं। और इसके पहले भारत के पहले अब तक इस 11 देशों के ग्रुप में कौन कौन से देश सम्मिलित है, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब
अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान इसमें शामिल हैं। और ये जो ग्लोबल साउथ के देश के लिए एक राजनीतिक और राजनयिक समन्वय वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर ये काम करता है, यानी कि सभी देशों का किस तरीके से समन्वय बनेगा, किस तरीके से उनकी इकोनॉमिक स्थिति को बेहतर किया जाएगा, इसका ये एक समन्वय बनता है। वहीं अगर बात कर ली जाए कि इसका मकसद क्या होता है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का मकसद है कि इसके सदस्यों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना है। यानी वो आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी सभी के सभी 11 देश जो हैं वो आपस में मजबूत होते हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय में ग्लोबल साउथ के देशों के प्रभाव को बढ़ाना भी इसका मतलब मकसद। लेकिन अब जब भारत इसको लेकर के इसकी वो करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो वर्चस्व है वो बाकी देशों के बीच में अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तक पिछले कई सालों से हम लगातार देखते आए हैं कि किस तरीके से भारत, चाहे आर्थिक दृष्टि की बात कर ले या फिर हम भारत के बाकी और देशों के साथ संबंध का जिक्र कर ले, तो कितने बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से बाकी और देश जो है वो भारत को अपना सहयोग और समर्थन देते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो ब्रिक्स की को लेकर के अध्यक्षता करना, यानी इसको संभालना भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ये भी थोड़ा सा देखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, क्योंकि अध्यक्षता अब भारत करेगा और इसके बड़े संकेत ये भी हैं क्योंकि अध्यक्षता के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फिर वो बड़े मुद्दे जो कि भारत लगातार सबके सामने रखता रहा है, और खास तौर से क्योंकि ऐसे वक्त में ये अध्यक्षता की जा रही है जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है, तो उसका जो असर हो रहा है उसको भी कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की दिशा में क्या इस अध्यक्षता के साथ ही हम ये समझे कि नए संकेत मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि नए संकेत मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका ने पहले जो टैरिफ बढ़ाया उसके बाद जो रूस के राष्ट्रपति भारत पहुंचे थे, तो उनके साथ भारत की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई थी, जो बैठक हुई थी, जिन प्रस्तावों को लेकर हस्ताक्षर हुए थे, वो जाहिर सी बात है एक अलग तरीके का बदलाव देखने को मिला था। लेकिन जब सभी टैरिफ ब्रिक्स के देशों के साथ अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की बात कर ही दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात कर ली जाए तो इसका काफी प्रभाव दुनिया में पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ब्रिक्स दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। भारत का नहीं बल्कि पूरे दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स करता है, यानी ब्रिक्स के वो 11 देश मिलकर के इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो इसके जो सदस्य हैं वो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सदस्य से तात्पर्य है कि कौन कौन से देश जो हैं वो ब्रिक्स में सम्मिलित हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं तो इनके देशों के बीच में जो आपसी व्यापार है वो भी $1 ट्रिलियन से ज्यादा का है, जो इस बात को दिखाता है कि ब्रिक्स कितना ज्यादा प्रभावशाली है। यानी भारत जब अब इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो जाहिर सी बात है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत पर इसका जरूर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा और भारत उन ऊंचाइयों को भी छूता हुआ दिखाई देगा जो लगातार विकसित राष्ट्र की बात 2047 को लेकर के भारत करता आया। यानी अमेरिका कितनी भी टैरिफ बढ़ाने की बात कर ले, लेकिन ब्रिक्स की अध्यक्षता करना, ब्रिक्स को लेकर के जो भारत आज से अपनी कमान को संभाल रहा है, इसका प्रभावी असर आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और देखिए इसीलिए कंचन कहा जा रहा है कि भारत लगातार विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है और इसी रिकॉर्ड में अब ये एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज। ये बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि भारत जिस तरीके से अब चौथी अर्थव्यवस्था पे आ चुका है, यानी पूरे दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पे इस वक्त भारत आ चुका है। चाहे हम जीडीपी का जिक्र कर ले या फिर रोजगार देने का बात कर ले या फिर भारत में जितनी गरीबी स्तर से नीचे लोग ऊपर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं उसका अगर हम जिक्र कर लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास का अगर जिक्र कर लेते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व अलग अलग देशों में जिस तरीके से होता चला आया, तो जाहिर सी बात है कि भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्रिक्स में सम्मिलित होकर के उसकी अध्यक्षता करना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये भारत की एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है और जिसका असर जरूर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पूरे दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व कर 2047 का विजन जो केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया है कि 2047 में भारत पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र बन जाएगा। यानी भारत में ना गरीबी रहेगी, ना आर्थिक दृष्टि से किसी तरीके का कोई संकट रहेगा। तो इंतजार करना होगा, क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी है और 2026 की शुरुआत के पहले दिन से ही अगर ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत सीधे तौर पर कर रहा है तो वो दिन दूर नहीं है जो भारत का सपना था, विकसित राष्ट्र का सपना था, भारत को नंबर 1 बनाने का सपना था, आर्थिक दृष्टि से भारत नंबर 1 आने की जो बातें कर रहा था वो दिन दूर नहीं है और वो सपना लगातार साकार होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से प्रगति का मार्ग और अपनी मंजिल तक पहुंचता है भारत, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।